शीतकालीन सत्र में संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल को बहुमत से पारित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन तीनों विधेयकों को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को संसद के दोनों सदनों में पेश किया था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये तीनों ही बिल अब कानून बन गए हैं और देश को अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आपराधिक कानूनों से मुक्ति मिल गई, या फिर यूं कहें कि समय काल और बदली हुई परिस्थितियों के लिहाज से पुराने कानूनों में संशोधन करके देश को नया क्रिमिनल लॉ मिल गया। स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं कानून की बारीकियों को समझाता आपका अपना शो, आपका कानून। आपका कानून के आज के अंक में हम बात करेंगे उन कानूनों के बारे में जिन्हें आज़ादी के बाद पहली बार एक नया रूप दिया गया। हम बात कर रहे हैं उन 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म्स की जो 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। प्रोफेसर डॉक्टर जीएस वाजपेयी, आप वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर वाजपेयी कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज के मेंबर और कन्वेनर भी रहे हैं। प्रोफेसर वाजपेयी, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, समझेंगे इन नए क्रिमिनल लॉज को, आखिर इनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या नया है, क्या बदला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यू क्रिमिनल लॉ बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी क्या विशेषताएं गिनाई और बताया कि नया कानून पुराने कानून से क्यों बेहतर है। उन्होंने कहा कि पहले के कानूनों के तहत ब्रिटिश राज की सलामती प्राथमिकता थी, लेकिन अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। आइए सुनते हैं क्या कहा था गृह मंत्री ने। गरीब आदमी के लिए न्याय महंगा नहीं होता। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर और पुलिस, वकील और कोर्ट तीनों को लिए समय मर्यादा बनाकर हमने जल्दी न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ा है। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, 3 साल के अंदर फैसला हाथ में। जो कहते हैं क्या हुआ है, कई बार भ्रष्टाचार से कोई जजमेंट इधर उधर आ जाता है, गलती से आता है। इसकी अपील का निर्णय कौन करता है माननीय राज? अपील जिसने प्रोसिक्यूशन का जो वकील है वो ही करता है। हमने इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अस्तित्व को कंपलसरी कर दिया है, जो पहले एडवाइजर था, और हर जिले में एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रहेगा जो पूरी प्रोसिक्यूशन प्रक्रिया से अलग रहकर ये अपील योग्य केस है या नहीं है इसका निर्णय करेगा। इससे सबको मालूम पड़ेगा। जो 5 पॉइंट हम उठाएंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी इन नए आपराधिक कानूनों की, इस पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों में क्या खामियां रह गई थीं, देश को मिले नए क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे अपराध की नई परिभाषा में क्या बदलाव आया, कैसे नए आपराधिक कानून आम नागरिक की जिंदगी में असर डालेंगे। बहुत ही कॉमन सवाल पूछा जाए कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों थी कि उन कानूनों में इतना बदलाव करने की जरूरत पड़ी और नए क्रिमिनल लॉज को लाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1860 की जो स्थितियां थी देश में, समाज में जी, उस समय जो कानून लाए गए थे वो मुख्यतः जो आज़ादी का एक आंदोलन चल रहा था उसको दबाने के लिए भी क्रिमिनल लॉ बनाया गया था। लेकिन बाद में जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया, उसके बाद लोगों को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद लोगों की आज़ादी, उनकी स्वतंत्रताएं, उनके विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के कारण एक बहुत आवश्यकता थी कि इन समस्त अधिकारों को देखते हुए एक नए सिरे से अपराधों के बारे में और अपराध न्याय प्रक्रिया के बारे में पुनर्विचार किया जाए। और आज जो 21वीं शताब्दी में जो ऑफेंसेस हैं वो उस समय बिल्कुल भी नहीं थे, जैसे टेररिज्म है या इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं या साइबर क्राइम है। तो ये बहुत आवश्यकता थी कि हम इन नई परिभाषाएं गढ़ें। इसके अलावा पुलिस में भी जो आधुनिकीकरण हो रहा था उनकी आवश्यकताएं भी बड़ी भिन्न थी। प्रक्रियात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइजेशन के बाद
ऐसी बहुत सी आवश्यकताएं पड़ने लगी जिनकी वजह से हम प्रक्रियात्मक रूप से इन कानूनों को नए सिरे से देखें। साक्ष्य के आधार पर भी ये आवश्यकता थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और न्याय प्रक्रिया को तेजी देने के लिए, क्योंकि जस्टिस उद्देश्य नहीं था, न्याय दिलाना पहले के कानूनों का, जो ब्रिटिश राज के कानून थे, वो न्याय पे आधारित नहीं थे, वो सिर्फ अपराध को कंट्रोल करने के तो जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हम न्याय दिलाने के लिए कानून बना। जब न्याय दिलाने के लिए कानून बनता है तो उसमें व्यक्ति की आजादी, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार, उनके परिप्रेक्ष्य में कानूनों को रखा जाता है। इस कारण ये आवश्यकता थी कि नए कानूनों में नए अपराध समावेशित किए जाए, नई प्रक्रिया बनाई जाए। इसके अलावा कभी आमूलचूल परिवर्तन भारतीय कानूनों में नहीं हुआ है जब से बने हैं। कभी कभी बीच में कुछ कमेटी बनती रही है, लेकिन इस स्तर पे कानूनों में कभी परिवर्तन नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, बड़े लंबे समय से इसको महसूस किया जा रहा। जी सर, आप तो चूंकि उसके मेंबर भी थे, कन्वेनर भी थे, और आप बहुत ही बेहतर समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को इसके बारे में। क्या आप ये मानते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी और अब जो परिस्थितियां हैं, जो क्राइम है उसका स्वरूप जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, अब नए तरीके से जो है अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, और ऐसे में जरूरत थी कि कानून भी नया आए? जो लोग सत्ता के विरुद्ध या उस समय चुनी हुई या सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनको बहुत गंभीर दंड दिया जाएगा। मुख्य रूप से ये एक बड़ा कॉलोनियल टाइप का एक अपराध था। अब आप देखिए कि जब हमने भारतीय न्यायिक संहिता जो बनाई है, उसमें हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह को परिवर्तित किया, क्योंकि राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क है। देश सर्वोपरि है, राज्य तो उसके बाद है। तो सरकारों के खिलाफ व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ ना बोले। तो इस तरह की जो एक चेंज की जरूरत थी। इसी तरह से आप देखें कि टेररिज्म या आतंकवाद वो एक नया, ये हमने 80 के दशक से देखना इसको शुरू किया, लेकिन उस समय के कानूनों में इसका कोई उपलब्धि नहीं थी। अब जैसे नया एक अपराध हमने इसमें इंक्लूड किया है, वो मॉब लिंचिंग का, कि ये भीड़ के बहुत से अपराध हो जाते हैं। तो ये ऐसे अपराध थे। इसी तरह से अगर आप देखें कि जो कानून आर्थिक आधारों पे या आर्थिक रूप से जो क्राइम किए जाते, इसके अलावा ये देखें चेन स्नैचिंग या नए नए किस्म के जो एसिड अटैक, इस तरह के बहुत से अपराध जो थे उस समय नहीं थे। और मैंने आपको बताया कि उस समय अपराधों में जैसे साइबर क्राइम था, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, तो मोड ऑफ क्राइम कमीशन भी बहुत अलग था, और जस्टिस जिस तरह से हमें देने था वो आवश्यकताएं भी बड़ी भिन्न थी। और मैंने सबसे बड़ी बात की कि आज अगर आप किसी एक्यूज्ड पे मुकदमा चलाते हैं तो वो तब तक गुनहगार साबित नहीं होता जब तक कि उसको गुनहगार सिद्ध ना किया जाए। तो ये सिद्ध करने की प्रक्रिया को हमने बहुत मूल इसको स्थान दिया है, जो पहले ऐसा नहीं था। तो कानूनों में परिवर्तन ये इस तरह के आवश्यक थे, जिनका मुख्य कारण था कि शायद अगर आप देखें तत्कालीन समाज या उस समय की आवश्यकताएं भिन्न थी और आज आवश्यकताएं भिन्न हैं, इसलिए नए प्रारूप में आप इन कानूनों को देख रहे हैं। जी सर, अगर मैं इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो वो क्या हैं? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो कमेटी बनी थी, उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि कानूनों का सुधार तो अक्सर कई बार लॉ कमीशन ने किया है, लेकिन सिद्धांत आधारित अपराध कानून सुधार, सिद्धांत आधारित प्रिंसिपल्ड क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, तो वो प्रिंसिपल्स क्या हो जिनके बेसिस पे अपराध कानूनों में सुधार किया जाए। तो हम लोगों ने सबसे बड़ा प्रिंसिपल का स्रोत है भारतीय संविधान। तो हम लोगों ने 11 करीब प्रिंसिपल्स इससे निकाले, और उसमें सबसे पहला हमने रखा प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल। आप देखें कि संविधान आने के बाद पार्ट 3 में हमने व्यक्ति को अधिकार दिए। व्यक्ति के अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, और क्रिमिनल लॉ एक ऐसा लॉ है जो व्यक्ति के जो अधिकारों हैं उनको इंटरवीन करता है, उनको इन्फ्रिंज भी करता है। जैसे अपराध कानून में ये व्यवस्था कि व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। इसमें बैलेंस कैसे किया जाए, इस तरह की जो पेचीदगियां हैं कानूनों में, वो बहुत ध्यान। दूसरी बात, ह्यूमन राइट्स को किस तरह से हम तरजीह दें। तीसरी बात, न्याय में तेजी कैसे लाए, क्योंकि न्याय में निश्चितता बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सीवियरिटी। तो ये जो पनिशमेंट के टाइप्स आप देखेंगे, पहले वो सीवियर हो सकते थे लेकिन सर्टेन नहीं थे। तो सर्टेन होने का मतलब है कि अगर लिखा है कि इस गुनाह पे ये सजा हो, तो वो सजा एक निश्चित समय पैमाने पे मिलनी चाहिए।
इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि जो उत्पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति के लिए कानून नहीं थे, ये बनाए थे हमने सिर्फ गुनहगारों को ध्यान में रख के, एक्यूज पर्सन। अब इस समय हम बात कर रहे हैं 21वीं शताब्दी में विक्टिमोलॉजी में बहुत काम हो रहा है, विक्टिम जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। तो विक्टिम को किस तरह से सेंटर स्टेज में लाया जाए, जी जेलों में कैसे सुधार हो, और लीगल एड कैसे प्रदान की जाए, सेंटेंसिंग अगर हमें देनी है तो व्यक्ति के कौन कौन से फैक्टर्स हम ध्यान रखें कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या है, एग्रावेटिंग फैक्टर क्या। आप देखें कि जब ये कानून बने थे उस समय सामाजिक विज्ञानों में, लॉ में इतना विकास नहीं हुआ था। उसके बाद बहुत सी नॉलेज आई जिसके आधार पर हम अपराधी को बेहतर समझ सकते हैं। जी जब हम उसको बेहतर समझेंगे तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो, इसीलिए आप देखें इसमें हमने कम्युनिटी सर्विस का भी समावेश किया है इन कानूनों। जी फिर हमने ट्रायल इन एब्सेंशिया की भी बात कर दी कि अगर व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तब भी उस पर सजा चलाई जाए। जी और तो इसी तरह पुलिस को कैसे अकाउंटेबल किया जाए, क्योंकि पहले पुलिस अकाउंटेबल नहीं थी, पुलिस तो सिर्फ सरकारों के लिए अकाउंटेबल थी, लेकिन पुलिस संविधान के लिए अकाउंटेबल की जाए। और जब ये पूरी न्याय प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय विक्टिम को भी अधिकार देने की बात हुई। मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है, इसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बड़ा साफ तौर से कहा कि अब हमें ये विक्टिम सेंट्रिक लॉ भी बनाया है, तो जी विक्टिम के राइट्स पहली बार रिकग्नाइज हुए हैं किसी लॉ में। तो इस लिहाज से ये एक बहुत नया दृष्टिकोण है। हालांकि बहुत चीजें अभी भी करना बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी ये बहुत बड़ा स्टेप है। और इसीलिए इसी तरह से हमने साक्ष्य अधिनियम में भी बहुत से चेंज किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी हम प्राइमरी एविडेंस मान के उसको उसके आधार पे भी चल सकते हैं। तो जी इस तरह के बहुत से परिवर्तन हैं। जी बिल्कुल। और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी है, और जो जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि विक्टिम सेंट्रिक, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सर, कई सारे अपराधों की परिभाषा को, उसकी डिफिनीशन को भी बदला गया है। छोटे संगठित अपराध हों या आतंकवाद की जो गतिविधियां होती हैं, उनकी परिभाषा को भी इस नए कानून में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। जी, तो देखिए सबसे पहली जरूरत थी, मैं आपको एक दो उदाहरण से ये बात समझाऊंगा कि एक तो था जब ये प्रक्रिया जैसे बताएगा कि करीब 4 साल चली हुई और इस पे इतना लंबा विमर्श हुआ है और उन समस्त पहलुओं पे बहुत लोगों ने विचार रखे हैं। तो अगर आप देखें कि जो शुरू का ड्राफ्ट आया था उसमें कुछ लोगों की उसमें राय थी कि नहीं, इन परिभाषाओं को और व्यापक या और निश्चित बनाना चाहिए। तो वो परिवर्तन भी बाद में जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी उसने भी इसमें चीजें सजेस्ट की। तो अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेररिस्ट एक्ट। तो अगर आप देखें कि टेररिस्ट एक्ट क्या हो, वैसे तो यूएपीए में डिफाइन किया गया था लेकिन वो स्पेशल लॉज है, लेकिन इधर आईपीसी में कभी टेररिज्म पहले नहीं लाया गया। टेररिज्म लाने का मतलब ये है कि अब बहुत से क्राइम ऐसे हो रहे हैं इस देश में जिनमें हमें बहुत अक्सर इस बात की आवश्यकता होती कि हम टेररिज्म को अपने मेन उसमें लाए। तो इसी आधार पे दूसरा ऑफेंस अगर आप देखें, हाँ, तो टेररिस्ट एक्ट में आप देखें इसमें सेक्शन 111(1) में उसको डिफाइन किया गया, बड़े क्लियरली डिफाइन किया कि वो कौन कौन से एक्ट होंगे। उनको 4 भागों में है कि अगर कोई किसी भी तरह का भय पैदा करता है इंडिविजुअल के अगेंस्ट, या कोई प्रॉपर्टी की डैमेज करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी, या फिर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचाता है, या चुनी हुई सरकारों को किसी तरह के खतरे में डालता है, कोई मौत का भय पैदा करता है। तो इस तरह की परिभाषा यूएपीए से ये ली गई है और इसको आईपीसी में लिया गया। परिभाषा के आधार पर अगर मैं कहूं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इसमें डिफाइन किया है पहली बार सेक्शन 1091 में। और उसमें उन्होंने एक कहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक तरह की कंटिन्यूइंग इलीगल एक्टिविटीज होगी। उसमें किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अगर ये एक समूह द्वारा किए जाते हैं जिसमें थ्रेट भी है, वायलेंस है, अनलॉफुल है, तो इस तरह की चीजें उसमें आएंगी। तो इनको डिफाइन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनकी कोई मॉब लिंचिंग में भी था। अब मॉब लिंचिंग का अगर आप देखें एक रिसेंट फिनोमेना है, लेकिन इस पे कोई परिभाषा ना होने की वजह से रूटीन तरह से इसको रजिस्टर किया जाता। लेकिन अब अगर आप देखें तो 101 में कहा गया है कि अगर इसमें हम किस तरह से रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स या बर्थ प्लेस के आधार पे अगर कोई इस तरह की घटना होती है जिसमें एक कॉमन इंटेंशन है, तो उसमें हम भारतीय न्याय संहिता को में इसको सम्मिलित करेंगे।
और इसमें आप देखिए कि इनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी तक का प्रोविजन किया गया है। तो मुझे लग रहा है ये परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनके आधार पे अब किया गया। और आप इसी तरह देखें कि पूरी कोड जो थी इंडियन पीनल कोड, जी वो सिर्फ मेल, उसमें हर जगह मेल वर्ड यूज होता था, जैसे मेल प्रोनाउन यूज होता था जिसमें, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया है इसमें मैन, वीमेन, ट्रांसजेंडर सभी इन्वॉल्व जी हैं। इसी तरह ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है, एक अलग सेक्शन बना के, और उसके लिए एक अलग तरह की वो की गई। इसी तरह अगर धोखाधड़ी के करके कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको भी इसमें हमने पनिशेबल बनाया है। इसी तरह से जो नेग्लिजेंट डेथ है ड्राइविंग की वजह से होती है, तो 104 में उसको हम ले आए हैं। ये पहले इस रूप में नहीं थी। तो जिनको, इसी तरह से अगर आप देखें कि स्नैचिंग को भी, चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं होती थी, वैसे तो ये थेफ्ट का एक फॉर्म ही है, लेकिन जी इसको अलग से ऐड किया है और इसकी भी सजा 3 साल तक की गई है। हम्म, तो थेफ्ट के भी थोड़ा सा फॉर्म हमने बदले हैं। इस तरह से इसमें काफी चीजें नई है अगर आप देखें, और इसी वजह से आप इसमें और भी बहुत ऑफेंसेस है, वो उसमें जाएंगे तो काफी वक्त लगेगा, जी बट बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चूंकि है। अगर हम जी ये कहें कि 20-25 मिनट का शो, इसे अब पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए तो बहुत ही छोटा है सर, लेकिन जी एक जी। एक छोटे मोटे अपराध के लिए जो सामुदायिक सज़ा का प्रावधान है, मैं चाहूँगी उसको थोड़ा सा आप बताएं, समझाएं कि सामुदायिक सज़ा का जो प्रोविज़न किया गया है वो क्यों ज़रूरी था। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, पनिशमेंट के जो प्रकार हैं वो हमने सेक्शन 53 में आईपीसी में बता रखे थे। जी तो उसमें सब कुछ था, जैसे उसमें डेथ पेनाल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन कम्युनिटी सेंटेंस ऐसे फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को हमने कभी कहीं इसको एक्नॉलेज नहीं किया, या इस तरह की कोई अवधारणा नहीं थी। जी अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने इस चीज को इंक्लूड किया है अपने प्रोसीजरल लॉ में, हम्म, कि कहीं कम्युनिटी सर्विस भी एक तरह का हो। तो आइडिया ये रिफॉर्मेटिव विजन है, रिफॉर्मेटिव विजन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया कि अगर हम जेल में भेजने की बजाय हर छोटे, क्योंकि जेलों की हालात क्या है आज, जेलों में जो ओवर क्राउडिंग है वो 4 3 गुनी 2 गुनी है। तो छोटे मोटे जैसे फाइन, अभी तक फाइन सबसे सामान्य पनिशमेंट था, अब फाइन के अलावा कम्युनिटी सर्विस भी हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी किसी ऐसे काम में पाया जाता जो अपराध की श्रेणी में आया, तो हो सकता है ऐसा कहा जाए उससे कि एक अस्पताल में बैठ के आप फ्री ओपीडी चलाइए 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। तो जी ये एक बहुत अच्छा मूव है, और मुझे लग रहा है कि पनिशमेंट की दिशा में ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, एक सकारात्मक तरीके से कहीं ना कहीं पनिशमेंट देने की बात कही गई है इसमें। ये जो जी सामुदायिक सेवा की परिभाषा जो आपने बताई सर, जो आर्थिक सुरक्षा है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और कई बार देश के अंदर ही या देश के बाहर से भी उसको खतरे में डालने की कोशिश की जाती है। इसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया गया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें चेंज है वो मैं समझना जी। चाहूँगी कि इसमें क्या कुछ प्रोविजंस हैं। देखिए मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं, तो आइडिया ये था कि वैसे तो हिंदुस्तान में अलग से दो जो कानूनों का विभाजन है वो इस तरह से है कि हमने स्पेसिफिक ऑफेंसेस को लोकल एंड स्पेशल लॉज के फॉर्म में अलग रख रखा है। लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत से रेगुलर स्केल पे भी इकोनॉमिक ऑफेंस होते हैं, लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग तरह के कोई ऑफेंस है या टैक्सेशन से, तो उनके लिए पहले से कानून बने हैं। जी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा पाया जाता कि बहुत से रेगुलर प्रोविजंस भी, क्योंकि आईपीसी एक जनरल लॉ था, तो अभी भी जैसे भारतीय जो न्याय संहिता है वो एक जनरल लॉ है, क्योंकि स्पेशल लॉज अलग है। तो इसमें ऐसा किया गया, उन्होंने जैसे ये कह दिया कि हम अब अगर आर्थिक अपराधों में कोई पाया गया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। लेकिन पहले ये नहीं था कि पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ प्रोविजंस हैं वो इसमें उस तरह के प्रोविजन अप्लाई किए जा सकते। इसी तरह से पुलिस को कुछ पावर दिए गए हैं कि वो ऐसे केसेस में अरेस्ट करेगी, और ऐसे केस में उनको ट्राई करेगी, और ऐसे केसेस में अगर जो साक्ष्य पाए जाते हैं उन साक्ष्य पे अभी रिलाई करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो हमारा जैसे स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप चैट है, इन चीजों को एक एविडेंस का दर्जा नहीं था।
तो आइडिया ये था कि इस तरह के जो क्रिमिनल होते हैं, व्हाइट कलर क्रिमिनल होते हैं या इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, ये बहुत सी चीजें ऐसी कर रहे थे कि उनको हम एविडेंस के तौर पर लेने में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो सारी चीजें एडमिसिबल हैं। जी। अगर आप चाहें तो भारतीय जो हमारी नागरिक सुरक्षा संहिता है, उस पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे चेंज हुए हैं, चाहे वो एफआईआर को लेके हो, चाहे ट्रायल को लेके हो, और चाहे किस तरह से विक्टिम के लिए सजा हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए की बात कैसे हो, फोरेंसिक साइंस कैसे हो, ईएफआईआर कैसे, इन इश्यू पे भी हम बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जो भी कदम उठाए गए हैं वो अपने आप में हैं। सचिव की वक्त की भी कमी है, मैं चाहूँगी एक आखिरी कमेंट के रूप में अगर मैं 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर इन क्रिमिनल लॉज को बदलने के बाद जो संदेश निकल रहा है वो क्या है, तो आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क बिल्कुल, क्या मैं रखना चाहेंगे? 5 आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें हमने जो टाइमलाइन सेट की, टाइमलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या था कि पेंडेंसी और डिले जो होता था, तो पहली चीज है टाइमलाइन। अब आप देखें कि एफआईआर जो है वो 3 दिन के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो लेसर ऑफेंसेस है, और जो ऑफेंस 3 से 7 साल की सजा है उसमें 14 दिन के अंदर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चार्जशीट के बाद 90 दिन में, अगर आगे इन्वेस्टिगेशन है तो वो खत्म होना चाहिए। इसी तरह से मजिस्ट्रेट को भी कॉग्निजेंस चार्जशीट के 14 दिन में लेना है। मेडिकल रिपोर्ट्स और इस तरह की चीजें भी टाइम से पाबंद की गई। पहली चीज ट्रायल एंड एब्सेंशिया। दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन है कि अगर कोई भाग गया है, कोई आ ही नहीं रहा है अदालत में, तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर 90 दिन तक वो अपीयर नहीं होता है जी। और इसी तरह जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए डिटेंशन जो है 1/3 पीरियड के बाद उनको रिलीज किया जा सकता है, और दूसरे केस में आधे। तीसरी बात जो बहुत बढ़िया है इसमें कि जजमेंट जो है वो 45 दिन के अंदर जब हियरिंग हो जाती है तो डिलीवर करना है। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि 0 एफआईआर को हमने इसमें एक कानूनी रूप दे दिया कि कहीं भी वो व्यक्ति जाके एफआईआर दर्ज कर सकता है, जरूरी नहीं है किसी क्षेत्र विशेष की पुलिस स्टेशन में उसको जाना। पांचवी चीज ईएफआईआर हमने कर दी कि ईएफआईआर घर से बैठ के, अगर महिलाओं को खासतौर से दिक्कत होती है जाने में, तो ईएफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरेंसिक को हमने एक इन कानूनों में एक आवश्यक स्वरूप दिया कि हर केस में कंपलसरी फॉरेंसिक एविडेंस होगा। समरी ट्रायल बहुत फास्ट कर दिए कि पहले ये था कि 2 साल तक के केसेस में, अब 3 साल तक के केसेस में ये समरी ट्रायल चल सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हुई हैं जो मुझे लगता है बहुत न्याय प्रक्रिया में निश्चितता भी लाएंगी, तेजी भी लाएंगी, और जो स्पीडी जस्टिस का एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो राइट टू राइट आर्टिकल 21 में कहते हैं स्पीडी जस्टिस इज ऑल्सो राइट, उस कहीं ना कहीं उस अधिकार को प्राप्त करने की दिशा में ये कानून एक अच्छा कदम हो सकते हैं। जी, प्रोफेसर वाजपेयी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, और एक बार बधाई भी आपको क्योंकि आप मेंबर और कन्वीनर भी थे इस लॉ रिफॉर्म कमेटी के, तो जो आप लोग का योगदान है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके लिए आपके जो कानून हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या प्रावधान किए हैं, आप जानेंगे उन कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। अगर आपके पास साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको अधिकार नहीं मिल रहा आपका, तो संसद टीवी आपको वो मंच देगा जिसके ज़रिए आप जान पाएंगे अपने अधिकारों को। आप कर सकते हैं अपने हक और हुकूक की बात। देश के बड़े कानूनविद एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।